अभ्यास प्रश्न के पास जो बातें होंगी लेसन नंबर 14 का। तो पाठ का नाम तो सभी लोग जानते होंगे, प्राकृतिक संपदा है। संपदा का मतलब जल, हवा, जो प्रकृति ने बनाया है उसी को हम लोग कहते हैं। आज उसकी हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अभ्यास प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन ही कह रहा है कि जीवन के लिए वायुमंडल क्यों आवश्यक है। बाबू देखो, जिंदगी जीने के लिए कह रहा है कि वायुमंडल क्यों आवश्यक है। अब बताओ तुम लोग, वायुमंडल में ही ऑक्सीजन उपस्थित रहता है जिसको सभी जंतु ग्रहण करते हैं और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, भोजन का पाचन कराता है, तो जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जीते हैं। पहला बात ही होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है जिसको पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं। वायुमंडल एक परत के रूप में कार्य करता है, परत के रूप में, कि जब नीचे का तापमान बहुत कम हो जाता है तो जब धरती से तापमान ऊपर जाता है, ऊष्मा ऊपर जाता है, तो जो वो होता है वो एक कंबल के रूप में कार्य करता है। कहता है कि हम तुम्हें ऊपर नहीं जाने देंगे, फिर ऊष्मा वापस आ जाता है और धरती गर्म रहती है और व्यक्ति जीते रहता है। ये जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल में ओजोन परत पाया जाता है। आपने पढ़ा था, वायुमंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। और दिन के तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है। जो वायुमंडल होता है, सूरज की खूब तेज रोशनी न पड़े इसके लिए कंबल के रूप में कार्य करता है। यानी दिन के समय आप जानते होंगे दिन बहुत गर्म होता है, तो दिन के समय दिन को ठंडा रखने का प्रयास करता है और रात के समय दिन को गर्म रखने का, माने रात को गर्म रखने का, क्योंकि रात के समय सब ऊष्मा आसमान में जाना प्रारंभ कर देती है, तो एक कंबल के रूप में कार्य करता है। तो यही है प्रश्न आपका था, वायुमंडल क्यों आवश्यक है। तो चलो तो नहीं, हेडिंग बना लो, जीवन के लिए। पहला का उत्तर जीवन, हेडिंग है ये, जीवन के लिए वायुमंडल की आवश्यकता, वायुमंडल की आवश्यकता, आवश्यकता। पहला, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस उपस्थित होता है जिसको सभी जंतु ग्रहण करते हैं ना। श्वसन की क्रिया में कौन गैस ले लेता है, ऑक्सीजन। सभी जंतु ग्रहण करते हैं, सब लोग याद हो गया। दूसरा लिख लेना, वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित होता है जिसे सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं, तीसरा लिख देना, वायुमंडल पृथ्वी पर दिन के समय ताप बढ़ने पर रुकता है तथा रात के समय ताप
कम होने पर रुकता है, ताप कम होने पर रुकता है। ये सब बातें रही वायुमंडल के बारे में, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, वायुमंडल से क्या क्या लाभ है बाबू, ये आज हम लोगों ने जाना। वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है जिसको सभी जंतु प्रकार श्वसन की प्रक्रिया में इसको ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्रहण करते हैं। और वायुमंडल में एक परत के रूप में कार्य करता है जो उष्मा को बाहर जाने से और अंदर जाने से रोकने का प्रयास करता है। लिखा गया। ये कुछ बातें रही वायुमंडल से संबंधित। जब भी ये बातें आपसे पूछी जाएंगी तो आप इस बातों को बता सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के पास हम अपने कदमों को रख रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमसे ही कहता है कि जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है। जीवन के लिए जल क्यों आवश्यक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जल एक ऐसा पदार्थ, अद्भुत पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के जंतु और पेड़ पौधे के शरीर के अंदर सभी पदार्थ इसमें घुले रहते हैं। जीवों के शरीर के अंदर पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य जल करता है। सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल में कुछ जंतु निवास भी करते हैं, याद होगा, कछुआ हुआ, सांप हुआ, मछली हुई, ब्लू व्हेल हुआ, ये सब जल के अंदर निवास करते हैं। बहुत ऐसे जीव होते हैं जिसका जन्म जल के अंदर ही होता है। पौधों की सिंचाई के लिए भी जल बहुत आवश्यक होता है। जब सिंचाई की जाती है तभी पौधों में अंकुरण होता है। आप सभी को याद होगा पानी का उपयोग यानी जल का उपयोग नहाने में, भोजन बनाने में, कपड़ा को धोने में भी, दवाई बनाने में भी कार्य होता है। और बहुत से जलीय जंतु होते हैं जैसे मेढक, मछली, ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है इसके लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो लिख लो, जल पहले लिख लेना, दूसरा उत्तर में कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। पहला उत्तर 2 में जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, जल हमारे शरीर के सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है। तीसरा, जल में कुछ जंतु जैसे मछली, सांप
इत्यादि निवास करते हैं। इत्यादि निवास करते हैं। जल के उपस्थिति के कारण ही जल की उपस्थिति के कारण ही सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जल की उपस्थिति के कारण ही। पांचवा लिख लेना, जल का प्रयोग पीने में, नहाने में, भोजन बनाने में और कपड़ा धोने में किया जाता है। ये जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल के बिना जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल होता है। जल में ही ऑक्सीजन घुला होता है, इसी को मछलियाँ ग्रहण करके जीवित रहती है। जल हमारी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक होता है। जल हम नहाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जल हम कपड़ा धोने के लिए प्रयोग करते हैं। जल के प्रयोग करके जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है। कह रहा है जीवित प्राणी मृदा पर कैसे निर्भर है। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरह स्वतंत्र रह सकता है। हम अच्छी तरीके जानते होंगे कि मृदा खनिज का मिश्रण होता है। मिट्टी में विटामिन उपस्थित होते हैं, मिट्टी में खनिज लवण उपस्थित होते हैं और मिट्टी में जितने भी जीव होते हैं उसकी जड़ें, जितने भी पेड़ पौधे होती हैं उसकी जड़ें धसी रहती है, जिसके कारण वह मिट्टी से हार्मोन्स, मिट्टी से विटामिन क्या कहता है ग्रहण करते हैं और फिर जीवित रहते हैं। क्या जल में रहने वाले जीव संपदा के रूप में मृदा से पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं? तो स्वतंत्र नहीं रहता है। याद करो, जो जल में भी पौधे रहते हैं, पादप रहते हैं, वह भी मिट्टी से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी सभी जंतुओं को और सभी पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। तो तीसरा का उत्तर भी आपने देखा कि मृदा सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और इसी पोषक तत्व के कारण जितने भी पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और अगर जल में भी कोई जीव पाया जाता है तो वह भी मिट्टी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। जल में पाया जाने वाला जीव भी मिट्टी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये बता सकते, बता दें इसको। तो चलिए तीसरा का उत्तर हम लोग लिखते हैं कि क्या सभी जीवों के लिए मृदा आवश्यक है? तो एकदम आवश्यक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग उत्तर लिखते हैं। देखो, सभी जीवों के लिए मृदा की प्रणाम नमस्कार आवश्यकता होती है। सभी जीवों के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी में अनेक
पोषक तत्व, अनेक पोषक तत्व तथा खनिज लवण उपस्थित होते हैं जिसे पौधे ग्रहण करके वृद्धि करते हैं। आगे लिख लेना, जल में रहने वाले जीव भी मृदा से स्वतंत्र नहीं रह सकते। तो लोग मैथमेटिक्स से कागज को सवाल उतार लो, प्रैक्टिस हो जाएगा। जल में रहने वाले जीव भी मृदा से स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं, वह भी मृदा पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि उनका भी जड़ मिट्टी के अंदर रहता है। उनका भी जड़ जल में भी जो रहते हैं, उनका भी जड़ जो होता है मिट्टी के अंदर रहता है। तो ये सब बातें आपकी हुई। जब भी आपसे बातें कोई करे कि सभी जीवों के लिए मृदा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मिट्टी अनेक पोषक तत्व तथा खनिज लवण उपस्थित होते हैं। मिट्टी में लिख लेना। और इसी पोषक तत्वों को सभी पेड़ पौधे ग्रहण करके वृद्धि करते हैं। अगर पोषक तत्व ग्रहण नहीं करेंगे तो आगे वह वृद्धि नहीं कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग। इसमें 6 क्वेश्चन आज समाप्त कर देते हैं, फिजिक्स कल से पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये प्रश्न कर रहा है कि आपने टेलीविज़न पर और समाचार में मौसम संबंधी रिपोर्ट को देखा होगा। आप क्या सोचते हैं कि हर मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है? करें जो टेलीविज़न पर और समाचार में जो चीज़ें दिखाई जाती है, क्या ये हमेशा सत्य होता है? तो उत्तर में होगा हाँ, हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है, इसलिए निम्न दाब तथा उच्च दाब क्षेत्र का अध्ययन करके वर्षा का पूर्वानुमान कर सकते हैं। अतः किसी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वायु की गति तथा कंप्यूटर में संग्रहित पूर्व वर्षों के डाटा के आधार पर मौसम वैज्ञानिक मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम होते हैं। इसमें सैटेलाइट भी भूमिका निभाती है। मानी कह रहा प्रश्न में, क्या जो वैज्ञानिक लोग या जो समाचार पर दिखाता है कि आज मौसम बहुत ठंडा रहेगा या आज बहुत वर्षा होगी, क्या ये बात सही है कि गलत है? आपको बताना है। तो ये बात सही है। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, रिसर्च करते हैं, पवनों के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। सैटेलाइट लगाया गया है, सैटेलाइट भी खींच करके दिखाता है कि आने वाला टाइम में मौसम कैसा रहेगा। और साल भर साल भर यानी वर्ष के 1 वर्ष पहले की डाटा जो कंप्यूटर में रखा गया होता है, उसको भी वो निकालते देखते हैं कि इस तारीख को कैसा मौसम था, और उसका अनुमान लगा करके तब वैज्ञानिक बताते हैं। आपको याद होगा कि कहा गया था कि जो 20 तारीख होगा उस दिन वर्षा हो सकती है। तो वर्षा होने की संभावना का मतलब है जो पवन है, पवन की गति को, यहाँ जो वायुमंडल है उसके नमी को, और इसके साल भर वर्ष भर पहले कंप्यूटर में जो डाटा रखा गया है उसके हिसाब से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कल वर्षा होगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो उत्तर में लिखो। कौन उत्तर? चौथा का उत्तर लिखो। 4 नंबर उत्तर लिख लो बाबू। देखो, हाँ हम मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है।
मौसम के पूर्वानुमान में सक्षम है। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। वर्षा का पैटर्न पवनों के पैटर्न पर निर्भर करता है। इसलिए निम्न दाब और उच्च दाब के अध्ययन करके वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। वर्षा का अनुमान लगाया जाता है तथा इसमें सैटेलाइट भी अपना योगदान देता है। सैटेलाइट भी अपना योगदान देता है। नोट कर लेना, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। सब बच्चा लोग बता देते हैं कि क्यों। जब भी मौसम की बात जो समाचार जो न्यूज पर दिखाया जाता है क्या सही होता है? अनुमान तो सही होता है, सही माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते रहते हैं कि एक एक दिन का मौसम कैसे होता है और रिसर्च करके हम लोग को बताते हैं कि मौसम की क्या पैटर्न होगी। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है बाबू कि हम जानते हैं कि बहुत से मानवीय गतिविधियां वायु, जल और मृदा प्रदूषण के स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों को कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण के स्तर को घटाने में मदद मिलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि बहुत से मानवीय गतिविधियां, जो मानव की अनेक गतिविधियां हैं, जो वायु, जल और मृदा के प्रदूषण स्तर को बढ़ा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि इन गतिविधियों के कुछ विशेष क्षेत्रों में सीमित कर देने से प्रदूषण का स्तर घटाने में मदद मिलेगी? हाँ, प्रदूषण का स्तर को घटाने में कुछ अंश तक सहायता मिलती है। इससे मृदा प्रदूषण को तो बिल्कुल ही कम किया जा सकता है, परंतु जल और वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करना कठिन होता है, जैसे वायु प्रदूषण के लिए। बात समझ रहे हैं? तो हमें प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें चिमनियों को और गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं होगा उस पर नियंत्रण करना चाहिए। हमें फ्रिज से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए और जो वायुमंडल प्रदूषण होता है उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ जो खेतों में कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वायु और चाहे जो भी प्रदूषण है वो कम मात्रा में हो। हमें जल में गंदगी को नहीं मिलाना चाहिए, जल में लाशों को नहीं दहाना चाहिए, जल में कपड़े नहीं धोना चाहिए। नदी वगैरह जो होता है इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो इसका भी उत्तर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर लिख लो। अच्छा क्वेश्चन इस अभ्यास में था जिसको आपने लिखा। कल से एक नया अभ्यास की भी शुरुआत होगी, ठीक है? तो लिखो, 5वां का उत्तर में लिख लो। पहला लिखो, यदि जल में कचरा, लाश, पशुओं को न नहलाएं तो जल प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा बात है कि चिमनी, गाड़ियाँ और खतरनाक गैसों को
गैसों को वायुमंडल में जाने से यदि रुक दें तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा है, यदि मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थ न मिलाए तो मृदा प्रदूषण नहीं होगा। तो तीनों प्रदूषण के बारे में आपने देखा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। इसको रोकने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, मैंने पूरा उपाय आपके सामने रखा। आप इसको बता सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस अभ्यास का कह रहा है कि जंगल, वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। आज इसी के बारे में बात करना है। जंगल की भूमिका वायु में, ये प्रदूषण को अवशोषित करके वायु को शुद्धिकरण करता, आप जानते होंगे। गुड मॉर्निंग। जंगल में बहुत पेड़ पौधे होते हैं और ये पेड़ पौधे वायु में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखते हैं और वाष्पविसर्जन क्रिया को भी करके बादल का निर्माण करने का कार्य करते हैं। आइए लिख लिए सब लोग। तीसरा का लास्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 6वां के उत्तर। तो आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है। जो प्राकृतिक संपदा आप पढ़ रहे थे वो समाप्त हो रहा है। आज 6 नंबर उत्तर में जंगल की क्या विशेषता है, आज खुद अपना मन से इसको लिखिएगा। पहले तो ये लिख सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में बढ़ने से रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में बढ़ने से रोकता है। यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखता है। तीसरा, यह वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बादल के निर्माण में सहायता करता है। ये सब जंगल की बात रहा। आपसे कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। मृदा की बात भी आपको लिखना है कि मृदा क्या होता है। इसमें भी 2-4 बातें आप लिख लीजिए। मृदा की क्या विशेषता होती है, तो यह पौधों के जड़ों को मजबूत तरीके से जकड़ा रहता है। और पौधे को खनिज लवण और जल देता है।
खनिज लवण जल देता है। दूसरा लिख लेना, मिट्टी में अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। उसके बाद से जल की 2-4 बातें लिख लीजिए। जल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। जल में ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, जिसे जलीय जीव ग्रहण करते हैं। जलीय जीव ग्रहण करते हैं। जल दूसरा लिख सकते हैं, जल पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। जल पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जल की बात होती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।